ये सूर्य ग्रहण साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसको लेकर इतना ज्यादा चिंतन क्यों है? तमाम एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसको लेकर क्यों आगाह कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अभी दिवाली बीती है, आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य ग्रहण अपने आप में एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसको सारे एस्ट्रो साइंटिस्ट जो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसका इंतज़ार करते हैं, और हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना होती है। अमावस्या की रात को ही अनुमन सूर्य ग्रहण लगा जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक अंशों पे आ जाते हैं तब इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉमिकली समझें तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं, और जब एक अंशों पे आ जाते हैं तो हमको सूर्य का जो प्रकाश है उसमें विघ्न देखने को मिलता है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तकरीबन 40% इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिलेगा। एक बात समझनी पड़ेगी कि ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होते हैं। उनकी जो शुभता है वो हमेशा, जो ग्रहों की शुभता है वो हमेशा क्षीण होती है ग्रहण के प्रभाव में। अगर इसको हम आध्यात्मिक कारण समझें तो राहु केतु के कारण ही ग्रहणों का जो एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं होती है, राहु केतु को ग्रहों में छाया ग्रह माना जाता है। एक आध्यात्मिक कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु जब अमृत का वितरण कर रहे थे तो देवताओं के बीच में एक असुर जो है वो भेष बदल कर आ गए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा जो कि देवताओं की श्रेणी में वहाँ खड़े थे, उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात से आभास कराया कि ये जो देवता है जिसने अमृत का पान किया वास्तव में दानव है। इस पर भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर उसका गले को खंडित कर दिया। तो जो अपर पार्ट है, जो गला है, वो राहु है, और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो केतु है। ये ग्रहण जब भी लगता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो ऑर्बिट है, देखिए इस चीज़ को समझिए, सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी का चक्कर लगता है, रेवोल्यूशन होती है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो राहु कहते हैं। जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो केतु है। ये पहला काफी समय के बाद सूर्य ग्रहण है जो केतु के साथ लग रहा है। आज के दिन चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। तुला राशि में ये ग्रहण है। तुला राशि अपने आप में व्यापार की राशि है। भारत की कुंडली की बात करें तो छठे भाव की राशियों पर इसका असर होगा, और राशियों पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक बार मैं तमाम जो हमारे पैनल में जो गेस्ट हैं उनसे बात कर लेते हैं। शास्त्री कौशलेंद्र दास हमारे साथ धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़े हुए हैं जयपुर से हमारे साथ। कौशलेंद्र जी, दिवाली के मौके पर यह सूर्य ग्रहण कैसे देख रहे हैं आप? किस तरीके से देख रहे हैं, शुभ या अशुभ? देखिए, अति प्राचीन काल से ही सूर्य और चंद्र ग्रहणों को महत्व दिया जाता रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का बहुत अच्छा संकेत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुरातन ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में विरचित ऋग्वेद है, उसमें प्राप्त होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ कि कई बार धर्म और विज्ञान के में परस्पर नासमझी के कारण जो बातें ग्रहण को लेकर के की जाती है, उन सबको लेकर के वे बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक जिन कथनों को प्रकट कर रहे हैं प्रयोग के माध्यम से, वास्तव में भारतीय ज्योतिष शास्त्र और खगोलविद जो विद्वान हैं, जो खगोल को जानते हैं, उन्होंने वे ही बातें भारतीय धर्म ग्रंथों में कही है। मैं आपको ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में उज्जैन की ओर ले चलता हूँ, जहाँ एक बहुत बड़े विद्वान प्रकट हुए, आचार्य वराह मिहिर। आचार्य वराह मिहिर ने एक ग्रंथ लिखा, बृहत संगीता। उस बृहत संगीता में एक अध्याय है जिस अध्याय का नाम है राहुचाराध्याय। मैं इसका एक श्लोक सुनाता हूँ, बाद में मैं उसका अर्थ करूँगा। भूत छायां स्वग्रहणे भास्करम अर्कग्रहे प्रविशति इंदुः इत्युपराग युक्तम इदम दिव्यदृग्भिः आचार्यैः राहुः अकारणम अस्मिन् नियुक्ताः शास्त्र सद्भाव है। देखिए आचार्य वराह मिहिर क्या कह रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तथा सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है। यह बात वराह मिहिर जो कह रहे हैं वो किसके नाम से कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मैं जो यह बात कह रहा हूं, यह बात मुझे मेरे गुरुओं ने पढ़ाई है। हुआ कालांतर में यह है कि आचार्य वराह मिहिर की बृहत संगीता को लोगों ने किनारे कर दिया, और इस पर धर्मशास्त्र का इतना व्यापक प्रभाव हो गया कि इसका जो वैज्ञानिक स्वरूप था वह पाश्चात्य से जब कोपरनिकस के नाम से लौट करके भारत में आया,
तो हम लोग ये कहने लगे कि साहब सूर्य ग्रहण का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह कोपरनिकस ने किया, जबकि वही सिद्धांत संस्कृत भाषा में 1600 वर्षों पूर्व उज्जैन से बृहत संगीता में आचार्य वराहमिहिर के द्वारा प्राप्त है। अब आप जैसा फरमा रहे हैं कि यह शुभ है या अशुभ, ये जानने की बात है। आचार्य वराहमिहिर इस ग्रहण को शुभ और अशुभ दोनों ही कोटि में नहीं रखते हैं। वे यह कहते हैं कि शास्त्र का जो स्वरूप है, चूंकि आज चित्रा नक्षत्र है तो ग्रहण होगा तो चित्रा नक्षत्र में होगा, चित्रा नक्षत्र से संबंध कोई न कोई राशि होगी, तो ज्योतिष के गणित स्वरूप के अतिरिक्त जो फलित स्वरूप है उसके विद्वान इस ग्रहण को लेकर के विभिन्न प्रकार का चिंतन करते हैं। हालांकि वह चिंतन भी अशास्त्रीय नहीं है, उसका शास्त्र में कहीं ना कहीं मूल है और उस शास्त्र के अनुसार वे लोग भविष्यवाणियां करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन फिर भी यह बात कही जा सकती है कि हमारे नवग्रहों के भीतर, भले वो उसको तारा या उपग्रह कहें, सूर्य या चंद्र को, लेकिन ये जानने और समझने की बात है कि सूर्य और चंद्र ये प्रत्यक्ष ऐसे तारे हैं, उपग्रह हैं या ग्रह हैं जो मानव तन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि मानव तन पर ही नहीं, ये मानव मन पर भी सीधा प्रभाव डालते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है जब पूर्णिमा के आसपास हम समुद्र में गति और आगति देखते हैं, संस्कृत भाषा के अनुसार जिसे ज्वार और भाटा कहा जाता है। उसी प्रकार से सूर्य के होने से दिन है, नहीं होने से रात्रि है। जिस तरह से रात और दिन मनुष्य के तन और मन पर प्रभाव डालते हैं, ठीक उसी प्रकार अमावस्या को जब सूर्य ग्रहण होता है या पूर्णिमा को जब चंद्र ग्रहण होता है, तो यह निश्चित रूप से, भले ही वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता हो, यह हमारे देखने की न्यूनता है। मानव मन के ऊपर, तन के ऊपर मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्वरूप को प्रभावित करते हैं। मतलब प्रभाव डालेगा ये, लेकिन आप इसे शुभ और अशुभ, अमंगल और मंगल की कैटेगरी से अलग रख रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपका रिएक्शन चाहूँगा इसी सवाल के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डॉक्टर नीति शर्मा की कहूँ तो उनका ये कहना है कि अशुभ है। मैंने फिर उसके बाद शास्त्री कौशलेंद्र से बात की, उन्होंने ये कहा कि मैं इसे दोनों में नहीं रखता हूँ, इसका असर ज़रूर होगा। आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, मैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ यहाँ पे बात रखूंगा अपनी नावेद जी। कोई भी जब ग्रहण होता है, उस ग्रहण का इफेक्ट चराचर जगत, पृथ्वी लोक के ऊपर, पूरी पृथ्वी लोक के ऊपर होता है। जो जलचर योनि है, वनचर योनि है, जो नव योनि है और जो पृथ्वी के ऊपर योनि है, उन सब पर इसका इफेक्ट होगा। यानी हम सूर्य की किरणों से संचालित हैं। अगर सूर्य की किरण खत्म हो जाए तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। प्रलय के अंदर सूर्य समाप्त हो जाता है, यट पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कहीं वो पिंड बन जाता है। उस कंडीशन में अब यहाँ पर आधी सूर्य की किरण आ रही है। जब आधी सूर्य की किरण आएंगी, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 40 मिनट या जितनी भी देर आएंगी, अभी जैसे जम्मू कश्मीर में 64% है, तो उस किरणों के माध्यम से हमारा शरीर और 84 लाख योनियां संचालित होती हैं। शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण सूर्य के माध्यम से चलते हैं। वो 5 प्राण होते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब प्राणों को ही अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी नेटवर्क अगर फेल हो जाए, ऊपर से नेटवर्क कमजोर हो जाए शरीर का, तो शरीर पे इफेक्ट आएगा। पृथ्वी के ऊपर आने वाला जो नेटवर्क है सूर्य का, अगर वो कमजोर हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी प्रभावित होगी। यानी जल समुद्र में रहने वाली योनियां वो सब प्रभावित होंगी। पशु पक्षी इस समय आसमान में उड़ेंगे नहीं, उनकी ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होगी, ओजोन परत डिस्टर्ब होगी। पृथ्वी का वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है जितनी देर जहां पर छाया रहती है। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। तो जो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर में बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं और बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब ठंड का और इसका मौसम का कन्वर्जन आता है, तो उस समय पर फूड के अंदर, हमारे बालों में, हमारे शरीर में, हमारी आंख में, नाक में, कान में, जहां पर मल विसर्जन होते हैं, वहां पर जाकर के बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण के बाद नहाने का और कपड़ों को गर्म पानी से धोने का विधान है, और उससे पहले भी नहाने का विधान है, कि जिससे कि आपके ऊपर जो बैक्टीरियल अटैक होता है सूर्य ग्रहण के टाइम पर, उसको ठीक किया जा सकता। इसलिए ग्रहण का प्रभाव ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रहण का प्रभाव तो मौसम के ऊपर भी आता है। जैसे कि हमने 2019 के ग्रहण में भविष्यवाणी की थी, इसका बैक्टीरियल प्रभाव बड़ा जबरदस्त होगा। वो 96% सूर्य ग्रहण था। फिर 2020 में जो ग्रहण हुआ उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव था, जो कोरोना आया। ये ग्रहण उतनी पावरफुल नहीं है,
ये बहुत कम है, यानी आंशिक है, तो आंशिक का प्रभाव उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन पॉजिटिव होने का योग निश्चित तौर पर बनेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका वैज्ञानिक आधार पर प्रभाव आता है, क्योंकि जब सूर्य की किरण कमजोर है, नेटवर्क कमजोर है, शरीर वीक अवस्था में है, पहले एक बच्चे को वो कहीं ना कहीं अंदर फूड दे रहा है, तो अगर वहां पर उनको बराबर से तरीके से उपाय नहीं दिया जाता है तो अंदर जो बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं उनके ऊपर ऊर्जा कम आती है, एनर्जी कम आती है, जिसके कारण ग्रहण पे इफेक्ट आता है। यानी आप देखिए, मुर्गी अगर अंडे को हीट ना दे तो उसमें बच्चा डेवलप ही नहीं होगा। तो ग्रहण के प्रभाव नावेद जी 100% आते हैं, कोई अगर ये कहे नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सबका एक वैज्ञानिक आधार होता है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं फूड में इसलिए डाले जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और वो जल को, दूध को, खीर को वो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया प्रभाव नहीं आने देती है। ये इसके वैज्ञानिक आधार होते हैं नावेद जी। जी डॉक्टर नीति जी, अब मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि राशियों के लिहाज से, और साथ ही आपने देश का भी जिक्र किया था, क्योंकि जिस योग में आ रहा है उस योग के हिसाब से आर्थिक स्थिति पर भी इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। देश के लिहाज से कैसा है और राशियों के लिहाज से कैसा है? जी बिल्कुल, जैसे ये ग्रहण तुला राशि में लग रहा है, तुला राशि अपने आप में व्यापार की राशि है, शुक्र की राशि है। जैसे अभी रावत जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया, मैं दोनों की तर्कों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ग्रहण का प्रभाव तो सेलेस्टियल कोई भी इवेंट होता है उसका डायरेक्ट प्रभाव हम पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। और इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि आज के दिन शुक्र जिनकी राशि में ग्रहण लग रहा है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। सूर्य नीच के हैं, तो वहीं जब राशि का स्वामी बैठता है तो एक बहुत विकराल प्रभाव नहीं है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिवाली के टाइम आगजनी की स्थितियां आई हैं, जो वॉर का फ्रंट है वहां पे थोड़ा एग्रेशन आया है। इस टाइप के इवेंट्स तो एक ग्रहण के प्रभाव से व्यापक रूप से विश्व रूप में देखे जाएंगे। राशि की बात करूं तो तुला राशि में लगने वाला ग्रहण है, तो तुला राशि के जातक सबसे ज्यादा प्रभावी देखे जाएंगे। भारत की कुंडली की बात करूं तो भारत की जो राशि है वो कर्क राशि है और वृषभ यानी कि शुक्र की ही, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, तो अपने से छठे भाव में लगन के हिसाब से बन रहा है और चौथे भाव में चंद्र कुंडली के हिसाब से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के शत्रु हैं, जो रूलिंग सरकार है, उनके जो ऑपोजिशंस हैं, वो भारत की रूलिंग पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं से उनको परेशान करने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल भारत की कुंडली की बात करूं तो चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये एक अपने आप में पॉजिटिव दशा है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी शनि जो है वो अपने घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं लाभ भाव में गुरु भी अपने घर से गोचर करते हुए चंद्रमा और शुक्र पर पूर्ण रूप से पंचम दृष्टि बना के भारत को एक सेविंग फैक्टर दे रहे हैं। तो आने वाले 1 महीने तक आप समझिए कि ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा विकराल देखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रभाव जो है क्षीण होने लग जाएगा। राशियों की बात करूं तो मेष राशि से हम प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं और आपकी जो स्पाउस हैं, अगर धर्मपत्नी है, आपके पति हैं, उनकी सेहत एक आपके लिए चिंता का कारण रहेगी। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। उपाय भी बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार छोटे छोटे उपायों से हमको इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव में शून्यता मिलती है। सबसे पहले तो अपने राशि का जो है उसका हमको उपाय जरूर करना चाहिए। जी। और सूर्य ग्रहण है, ये मैं सभी राशियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी। आज के दिन सूर्य की जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें विघ्न आ रहा है। तो सूर्य के मंत्रों का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप आप सभी लोग करें साथ में, क्योंकि ग्रहण हमेशा राहु केतु की वजह से लगता है। तो राहु केतु इस समय सक्रिय हैं, उनके मंत्रों का भी जाप सभी राशि वाले जरूर करें और साथ में अपने राशि के स्वामी के मूल मंत्रों का भी जाप करें। जी मैं चाहूंगा कि आगे की राशि पर हम आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे एक एक सेगमेंट में लेते चलेंगे। लेकिन ये देखिए, आप सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और ये नॉर्वे से आ रही है तस्वीरें, जहां पर अब सूर्य ग्रहण देखिए आधा हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है और भारत में भी अब सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और पहलू हैं जिन पर इसको चर्चा को आगे बढ़ा जाएंगे और बीच बीच में हम राशियों को भी डिस्कस करते जाएंगे। नीति जी, शास्त्री कौशलेंद्र जी, यूरोप में, मध्य एशिया में और साथ ही ईरान और इस दूसरे इलाकों में पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे कि इसका इंटरनेशनली क्या क्या इफेक्ट होगा। लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन कितने सालों बाद आया है सूर्य ग्रहण और क्या इससे कुछ और इफेक्ट होगा? आपने कहा था असर तो होगा ही, क्या असर होगा?
नावेद जी, मैंने जो पूर्व में आपसे आग्रह किया था उसी बात को मैं संपृक्त करके आगे बढ़ता हूँ। शास्त्र के सिद्धांत के रहते हुए भी यहाँ तक कि सभी लोग यह विश्वास करते थे और अब भी करते हैं कि राहु के कारण, राहु जब सूर्य या चंद्र का ग्रहण कर लेता है तो ग्रहण होता है, हम सभी लोग इसको जानते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जोरदार है कि ये जो वैज्ञानिक बातें कही जाती है और ये ठहराया जाता है कि साहब पुरातन जो लोग थे वो तो बिल्कुल पुरातनपंथी और उनको कोई तत्व का इसका वैज्ञानिक दृष्टि नहीं थी, यह बात नहीं कही जानी चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इस चैनल के लिए नहीं कह रहा हूँ। आचार्य वराह मिहिर ने श्रुति, स्मृति, सामान्य विश्वास एवं ज्योतिष के सिद्धांत का समाधान करने का प्रयत्न किया ग्रहण को लेकर के, और उन्होंने एक कथा यहाँ इसमें लिखी, क्या कहते हैं, बृहत संहिता में। उनका कहना था कि एक असुर था जिसे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह ग्रहण के अवसर पर दिए गए दानों एवं आहुतियों से संतुष्टि को प्राप्त करेगा। वही असुर अपना अंश प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहता है और उसे ही हमारे यहाँ पुराणाचार्यों ने, अन्य धर्म ग्रंथों ने राहु के रूप में व्यवस्थित किया है। यहाँ एक बात समझने की है कि बुद्धिवाद, सामान्य परंपराएं और अंधविश्वास ये कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं। और इसका सबसे अच्छा तात्पर्य वाली बात यह है कि भारतीय धर्म परंपरा, भारतीय इतिहास परंपरा, भारतीय शास्त्र परंपरा, भारतीय विज्ञान परंपरा, यह बुद्धिवाद, यह सारी धार्मिक क्रियाओं के साथ इसमें बुद्धिवाद जुड़ी हुई रहती है। यही कारण है कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में कुछ अंतर उपस्थित किया गया था, और सूर्य और चंद्र ग्रहण में जो अंतर है ये लोग कहते जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो बता दें, मैं आता हूं आपके पास कौशलेंद्र जी। भारत में लग गया आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में पंजाब, देखिए, और अब तस्वीरें भी आएंगी कुछ देर में। भारत में लग गया है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले दिखा है सूर्य ग्रहण। पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखा है। दिल्ली में भी दिखाई देगा, उज्जैन में दिखाई देगा, और भी कई इलाके हैं जहां पर दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले पंजाब के अमृतसर में दिखा है सूर्य ग्रहण। और भारत में सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। ये भारत की तस्वीरें हैं, सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। और देखिए, अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में दिखा है सबसे पहले सूर्य ग्रहण, और ये तस्वीरें देखिए आप, फोकस हो रहा है, और ये सूर्य ग्रहण लग चुका है भारत में भी। इटली और नॉर्वे की तस्वीरें आपने देखी, अब भारत की तस्वीरें देख लीजिए। सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी, क्या कहती है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मैं आऊँ आपके पास, पहले शास्त्री कौशलेंद्र जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या गोवर्धन पूजा के दिन आने से कोई दूसरी चीज़ें इस पर असर करेगी? क्या त्योहार पर इसका कुछ असर होगा? देखिए, एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण, गोवर्धन पूजा तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होती है, लेकिन यह जो ग्रहण है यह अमावस्या पर होता है। इसका यह लाभ हुआ कि कि कल चतुर्दशी के चतुर्दशोत्तर जो अमावस्या आई, वहाँ हमने दीपोत्सव मनाया। आज का संपूर्ण दिन हमारा अमावस्या होने से यह सूर्य ग्रहण में चला गया, और कल हम जब गोवर्धन पूजन और अन्नकूट ये दो बड़े पर्व मनाएंगे तो उसका और इसका कहीं कोई आपसी संबंध नहीं है। और उसके बाद हम यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज का पर्व मनाएंगे। जी नावेद मतलब जी। सूर्य ग्रहण से त्योहार जो है वो एक दिन आगे खिसक गए हैं। एच.एस. रावत जी, आगे बढ़ गया तो जी, 5 दिन का जो पंचपर्वा दीपोत्सव है वो 6 दिन का हो गया। लेकिन आज सायंकाल 6 बजे के बाद में उसी तरह से दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न होगा। जी डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपका क्या तर्क है इसके ऊपर? ये हमारी जो तिथियां होती हैं जी, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंदर कभी तिथि वृद्धि होती है, कभी तिथि क्षय होती है, कभी तिथि घटती है। तो जब तिथि घटती चली जाती है तो जिस तिथि के अंदर वो त्योहार जो मनाया जाता है वो मानने के लिए हम उसमें बाध्य नहीं हो पाते हैं। अभी जैसे सूर्योदय तिथि के अंदर हम मनाते हैं बहुत सारे त्योहारों को। हमारे यहाँ भी 2 मत है, एक शैव मत है और एक वैष्णव मत है। तो अब अमावस्या आज थी और सूर्योदय तिथि अमावस्या की आज थी,
तो अमावस्या तिथि के अंदर जो सूर्योदय होती है उसको दिवाली मनानी चाहिए थी हमें आज, लेकिन कल फिर दोबारा से हमें, लेकिन आज ग्रहण आने की वजह से और सूतक लगने की वजह से जो आज जो हमारी दिवाली मननी चाहिए थी उसको हमने एक दिन पहले ही, यानी शाम को उदय तिथि हुई, शाम की उदय तिथि में हमने उसको मनाया। तो यहाँ पर कभी कभी हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और जब कोई तिथि ऐसी स्थिति में आ जाती है जो त्योहार को हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान करती है, वो किसी भी त्योहार के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट उस त्योहार के ऊपर आता है। तो आज हमने सिर्फ ग्रहण को माना, जबकि आज हम दिवाली मना सकते थे और कल सीधे सीधे तरीके से हम अपना गोवर्धन पूजा को कर सकते थे। तो इसमें जो 5 दिन का जो त्योहार था कंटिन्यूअस, वो 6 दिन का बना, तो डिले हुआ, और डिले होने का मतलब है कि कोई चीज डिले होती है तो नावेद जी उसका साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर, पृथ्वी के ऊपर निश्चित तौर पर आता है। जी डॉक्टर नीति, आपसे जानना चाहूंगा, ये देखिए जम्मू की तस्वीरें आ रही है सामने, भारत में अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आगे की जो राशि है उसके बारे में भी आप 2 राशियों के बारे में जल्दी से बताइए। मांगलिक कार्य निषेध माने जाते हैं, खाना पीना भी इस समय नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए, जैसे रावत जी ने बताया, विशेष उनको इस सूर्य ग्रहण की किरणों से दूर रहना है। अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज इस समय नेगेटिव प्रभाव में, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो इस समय कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, तो ये इनका नेगेटिव इफेक्ट है। तो जितना हो सके आप चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आगे राशि की बात करती तो वृषभ राशि में सूर्य 4थे भाव के स्वामी है, 6ठे भाव ऋण रोग शत्रु के भाव में ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप थोड़ा समय रुक जाइए, वो आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। साथ में अगर कुछ लीगल डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं तो वहाँ पे भी एक डिले का प्रोसेस देख रही हूँ। अपनी हेल्थ का आप विशेष रूप से ख्याल रखें, मुख्यतः रूप से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप लोगों को उपाय हेतु जैसे बताया सूर्य राहु केतु का तो जाप करना ही करना है, साथ में श्री सूक्तम का पाठ लक्ष्मी की कृपा के लिए अवश्य करें। मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। पंचम भाव में आप अगर स्पेक्यूलेशन के बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट में भी इस ग्रहण के दौरान आप देखेंगे कि नेगेटिव करेक्शन आएगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर मार्केट में कोई भी ब्लाइंड प्ले ना करें, लक को मत आजमाएं, ये आपके लिए बहुत हानिकारक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। और जो मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक चैलेंजिंग पीरियड है, और आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, उनकी हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूर्य राहु केतु के जाप के अलावा आपको भगवान गणपति की आराधना अवश्य करनी है ग्रहण के दौरान। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण उनके 4थे भाव में लग रहा है। 4था भाव सुखों का भाव है। भूमि वाहन से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे डिले देख रही हूँ, वहाँ पे कुछ लॉसेस को देख रही हूँ, और वाहन को भी क्षति पहुँच सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी एक चिंता का कारण बन सकता है। आपको इस समय कम से कम 1 किलो चावल तो आप रखिए, 1 किलो चावल भगवान शिव को शिवालय में जाके अर्पण करें। साथ में सूर्य राहु केतु का जाप आप अवश्य करें, कर्क राशि वाले जातक। चलिए, कर्क राशि तक हम पहुंचे, आगे और राशियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। निशांत राय जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जम्मू और अमृतसर से तस्वीरें आने शुरू हो चुकी है और वहां पर सूर्य ग्रहण की हम तस्वीरें देख रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दिल्ली के तारामंडल में आप इस वक्त हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, क्या देख पा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, इस समय मैं दिल्ली के नेहरू तारामंडल में हूं और यहां पर आपको दिखलाना चाहूँगा कि तमाम तरह के टेलीस्कोप लगाए गए हैं। जो लोग यहां पर आए हैं उनके लिए, यहां पर तमाम आम लोग आए हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना उत्सुक हैं। मैम, आप सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण को देखने आई हैं, कितने उत्सुक हैं? और तमाम तरह के टेलीस्कोप लगाए गए हैं, क्या आपकी तैयारियाँ हैं? मैं बहुत उत्सुक हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। साइंटिफिक इसके जो रीज़न है वो अलग हैं। क्या आप सूर्य ग्रहण को एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ती हैं? क्या आप इस तरीके? मैं ऐसा कोई नहीं जोड़ती नहीं हूँ, ऐसा एस्ट्रोलॉजी के साथ मेरी कोई उसका मतलब नहीं, मैं बिलीव नहीं करती इतना। जी, केवल आप आंशिक सूर्य ग्रहण? हाँ, बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न के लिए देखने आई हूँ, क्योंकि इट्स अ साइंटिफिक फेनोमेना। बेटा, आप यहाँ पर आपने चश्मा भी लगाया हुआ है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने आए हैं, क्या आए हैं? जानते हैं कि क्या होता है सूर्य ग्रहण?
निशान, इनसे अगर कोई वहां पर है तो पूछिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, क्योंकि अभी देश में कई जगह पर लोग होंगे जो देखना चाह रहे होंगे। किस तरह से देखें, क्या एहतियात बरतना होगा, उसके बारे में बात कीजिए। आंखों को कैसे बचाना है? देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं यहां पर बातचीत करने की कि सूर्य ग्रहण को किस तरीके से देखा जाए, क्या एहतियात रखे जाएं। यहां अगर बात की जाए नेहरू तारामंडल की, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तमाम तरह के जो टेलीस्कोप हैं। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में बस 2 मिनट के बाद लगेगा सूर्य ग्रहण। जो वक्त है उसके मुताबिक बस 2 मिनट का और इंतजार है। काउंटडाउन देख लीजिए, 2 मिनट के बाद दिल्ली में सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एहतियात रखिएगा और सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ खास सावधानियां बरतनी होती है। और वही मेरे सहयोगी हैं निशान, जो इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हैं, दिल्ली के तारामंडल में मौजूद है, और वहां से वो बता रहे हैं कि कैसे सूर्य ग्रहण को देखने की इच्छा रखने वाले लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं। वहां पर बड़ा इंतजाम किया गया है, कई सारे टेलीस्कोप लगाए गए हैं। और ये देखिए आप, भारत में सूर्य ग्रहण, जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो लग चुका है। अमृतसर में दिखा, जम्मू में दिखना शुरू हो गया है। बस अब से कुछ देर बाद, अब 2 मिनट का भी वक्त नहीं बचा है, दिल्ली में भी दिखेगा। और जैसे जैसे परिधि आगे बढ़ेगी, कई शहर हैं भारत के आज लिस्ट में जहां पर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। और दिल्ली में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। तारामंडल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। निशान, दिखना शुरू हो गया है जो सूर्य ग्रहण है वो। क्या एहतियात है, कोई बात करने के लिए है वहां पर? कैसा उत्साह है लोगों में? देखिए, चूंकि यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं केवल एक हैं और लगातार वो व्यस्त हैं तमाम लोगों को समझाने में, लेकिन आपको दिखलाना चाहेंगे राजधानी दिल्ली में, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहेंगे कि एक बार कैमरा घुमाएं यहाँ पर और दिखलाएं कि जो तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल सूर्य ग्रहण देखने आए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। और साथ में हमारे साथ यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रेरणा चंद्रा, जो नेहरू तारामंडल की हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सूर्य ग्रहण देखने के लिए किस किस तरीके से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं और किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, स्टार्ट हो चुका है सूर्य ग्रहण। 4:29 पे समय था देखने का। और ग्रहण के दौरान ही नहीं, सूरज को आम जिंदगी में भी अगर हम सूरज को गणना करना चाहते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो कोरी आंखों से हम सूरज को कभी नहीं देखते हैं। प्रोटेक्टिव फिल्टर्स अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से हम ग्रहण को या सूरज को देखते हैं। या उसकी प्रोजेक्टेड इमेज, सूरज की जो इमेज है वो हम किसी दूसरे माध्यम से लेकर शैडो के तौर पर उसको देखते हैं। खुली आंखों से हम कभी सूरज को नहीं देखते। कितना बड़ा इवेंट है, कब तक चलेगा सूर्य ग्रहण, डिटेल ले लीजिए। और पब्लिक व्यूइंग सेशन लगाया है जो मीडिया के लिए और जो लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, आज उनके लिए हमने अपने प्रोजेक्शन बॉक्सेस, टेलीस्कोप विद प्रोटेक्टिव फिल्टर्स लगाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उन्हें दिखाएं। साथ ही हम अपनी स्क्रीन अभी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वेबकास्ट के माध्यम से भी हम इस पर लाइव फीड दे सकें। चलेगा मैम ये सूर्य ग्रहण। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली समेत भारत में क्या क्या समय रहने वाला है? हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग समय है सूर्य अस्त का। नई दिल्ली की बात करें तो 5:42 हमारा सूर्य अस्त का समय है आज। तो उस समय तक दिल्ली में सूर्य अस्त के साथ एक्लिप्स खत्म हो जाएगा। और अगर बात करें तो बचाव की, आम लोग किस तरीके से बचाव करें? बचाव मतलब किस तरीके से? सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अगर नंगा आंखों से नहीं देखते हैं तो उसके अलावा अगर आप घर पे देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल तौर पे आप उसकी प्रोजेक्टेड इमेज देख सकते हैं। एक तरीके के बॉक्स आप बिल्डअप कर सकते हैं, टेलीस्कोप, छोटा नॉर्मल टेलीस्कोप लगा के उसकी प्रोजेक्टेड इमेज ले सकते हैं। या छलनी वगैरह आप लगाकर अगर आप देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, तो आप उस छाया को देख सकते हैं। कितने लोग लगभग आए हैं इस समय नेहरू तारामंडल में? हमें देखने से तो लगता है कि कम से कम यहाँ पर 100-150 लोग। निशान, देश के कितने शहरों में दिखाई देगा? और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, 2.5 घंटे तकरीबन ये दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण कितनी बड़ी घटना है ये वाला, आज का जो सूर्य ग्रहण, इसको लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? कहाँ पर दिखाई देगा और कितनी बड़ी ये घटना है? काफ़ी, एक तो ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, बड़ी खगोलीय घटना है। नई दिल्ली में ये 43% है और लेह और लद्दाख की तरफ अगर हम नॉर्थ बेल्ट की तरफ जाएं तो ये इससे ज़्यादा छत पे वहाँ पर दिखाई देगा। लगभग बाकी सभी राज्यों में ये 40-45% के करीब जो है वो दिखाई देगा। कहाँ पर नहीं दिखाई देगा? अंडमान निकोबार और नॉर्थ की बेल्ट, सिलचर, असम में ये नहीं दिखाई देगा। नावेद, आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखाई देगा, बाकी देश के तमाम हिस्सों में दिखाई देगा। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की तो 4:29 से ये शुरू हो चुका है और सूर्य अस्त के साथ ही ये यहाँ पर खत्म होगा। बने रहिए निशांत हमारे साथ, हम आपसे आगे भी डिटेल लेंगे।
देखिए आप सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जम्मू से तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली में भी अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, अमृतसर जहां पर सबसे पहले तस्वीरें दिखाई दी थी। और अब देखिए अलग अलग जगह पर इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ी खगोलीय घटना के तौर पर तमाम जो देश में अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई और लोगों में भी उत्साह है। कुछ मानते हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, इसका कोई भी ज्योतिषी फर्क नहीं होगा। वहीं एस्ट्रोलॉजर के नजरिए से भी हम जानना चाह रहे हैं कि राशियों के लिहाज से किस राशि पर इसका कितना असर होगा। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि एहतियात अगर बरतना हो तो क्या एहतियात बरतने चाहिए। शास्त्री कौशलेंद्र जी, आप कुछ एडवाइस देंगे सूर्य ग्रहण को लेकर, कोई एहतियात बरतने की हिदायत देंगे? देखिए मैं ज्योतिष और जो खगोल है, इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी चीज़ और है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, वह है धर्मशास्त्र। ज्योतिष और धर्मशास्त्र में भेद होना चाहिए। कई बार ये दिक्कत होती है कि हम लोग ज्योतिष और धर्मशास्त्र इन दोनों को मिला देते हैं और उससे वो बात अव्यवस्थित सी हो जाती है। धर्मशास्त्र ने इस सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए, इस खगोलीय घटना पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विधान किया। ज्योतिष तो वही बात बोलती है जो बात वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। और ग्रहण दर्शन पर प्रथम कर्तव्य है स्नान करना। ऐसा आया है कि राहु देखने पर सभी वर्णों के लोग अपवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, तब अन्य कर्तव्य करने चाहिए। ग्रहण के पूर्व पकाए हुए भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के उपरांत कहीं भी ठंडे जल से स्नान किया जाता है। यदि तीर्थ प्राप्त हैं, गंगा है, यमुना है, सरयू है, पुष्कर है, तो वहाँ हम हरिद्वार में हैं तो वहाँ हम लोग सीधे तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। लेकिन यदि प्राप्त नहीं है तो शीतल जल से स्नान करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण के समय सभी जल गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। गर्म जल का स्नान केवल बच्चों को, बूढ़ों को, रोगियों को एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए है। एक श्लोक में यहाँ सुनाता हूँ। सर्वम गंगा समम तीर्थम सर्वे व्यास समाहा द्विजाः सर्वम मेरु समम दानम ग्रहणे सूर्य चंद्रयोः। यह बहुत पुरातन श्लोक है जो कहते हैं कि जहाँ जितने भी तीर्थ हैं, यदि हम घर में भी स्नान कर रहे हैं तो वहाँ भी यदि हम जल में गंगा जल को संयोजित करते हैं तो वह गंगा स्नान का ही समान पुण्य प्रदान करता है। एक बात यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार घर में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी हमारे यहाँ सूतक लग जाता है, आशौच लग जाता है। और हमारे यहाँ देव मंदिर में पूजा नहीं होता, लोग देव मंदिरों में नहीं जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिनके यहाँ सूतक चल रहा हो, भले ही वे जनना शौच हो या मरणा शौच हो, जन्म हुआ हो घर में या मृत्यु हो, उन लोगों को भी ग्रहण के बाद में स्नान करना चाहिए। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि केवल स्नान करना चाहिए उन लोगों को, दान एवं श्राद्ध इत्यादि नहीं करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ जावेद जी और जोड़ देता हूँ। सामान्य नियम यह है कि रात्रि के समय 3 काम नहीं किए जाते। स्नान नहीं किया जाता, दान नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं किया जाता। स्नान, श्राद्ध और दान, ये 3 चीजें वर्जित है। आपस्तंभ धर्म सूत्र का कथन है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति भी कहती है कि रात्रि में स्नान नहीं होना चाहिए क्योंकि वह निषेध है। लेकिन दोनों संध्याओं में जब कभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो गया हो उस समय हमें स्नान तुरंत करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण यदि सूर्य ग्रहण का स्नान रात्रि में भी हो तो वह भी किया जाना चाहिए। यह अपवाद है। यह बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। जी जावेद जी। जी डॉक्टर एच.एस. रावत जी, देश के ऊपर जब चर्चा चल रही थी तो बता रहे थे कि इसका आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं पर भी असर होता है। बिल्कुल। देखिए नावेद जी, सूर्य ग्रहों का राजा है और जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें जो ग्रह मंडल है उसमें सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह होता है जिसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, इसलिए इसको राजा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे पॉलिटिक्स में भी ये राजा का स्वरूप है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो जो भी हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जिसमें मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े पदाधिकारी, ये राजा के स्वरूप होते हैं। जब वो ग्रह नीच अगर हो जाए
जो राजा का कारक ग्रह है सूर्य, अगर वो नीच हो जाए, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाए, केतु के साथ हो राहु की दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि, अगर राजा 4 पापी ग्रह क्रूर ग्रहों के चंगुल में आ जाए, चक्रव्यूह में फंस जाए, तो राज सत्ता का कारक होने के कारण जो राज पदों पर बैठे हैं उनका ट्रांसफर होना, वीकनेस आना, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट होना, ये छोटे बड़े पदाधिकारी सब पे इसका इफेक्ट आता है। जैसे कि हमने जब सूर्य नीच का हुआ उससे 1 हफ्ते पहले उसका प्रभाव आ जाता है। तो मैंने बोला था अपने YouTube चैनल पर, कोई भी बहुत बड़ा नेता, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और जब शुक्र नीच का था तब मैंने अपने YouTube चैनल पर कहा था कि कोई बहुत बड़ा अभिनेता इसका शिकार होगा और दुर्घटनाएं एक्सीडेंटल योग बनेंगे। तो आपने देखा कि रसिया के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा, यहाँ 2 हेलीकॉप्टर गिरे, तकलीफें हुई, परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसें गिर रही हैं। तो ये दुर्घटना कारक है। तो राजा के ऊपर और राजनीति के ऊपर निश्चित तौर पर बदलाव के योग तो आएंगे।